Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System, Dera Ghazi Khan campus. Today we are discussing the first year biology chapter number 4, second topic, that is microscope and microscopy. ये है chapter number 4 से, जिसका नाम है this cell, and this topic is located on textbook at page number 47. पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी क्या है. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आती चीज़ें, उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. और यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी. यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रही होगी माइक्रोस्कोप की. फिर हम मूव करते हैं कि माइक्रोस्कोप के जो फंक्शंस हैं वो दो होते हैं. एक होता है कि रेजोल्यूशन पावर जो माइक्रोस्कोप की होती है, और दूसरा होता है मैग्नीफिकेशन पावर. पहले हम डिस्कस करते हैं रेजोल्यूशन पावर, जो वो क्या होती है. रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई दैट इज़ 1 mm अपार्ट. ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर कितनी होती है? 1 mm. इसी तरह से सेकेंड नंबर पे हमारे पास है रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. वो कितनी होती है? टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन इज़ 2 माइक्रोन मीटर. इसकी कितनी होती है? 2 माइक्रोन मीटर. ह्यूमन आई की कितनी होती है? 1 mm, विच इज़ अबाउट 500x. 500x का मतलब ये कि 500 गुना ज़्यादा होती है नेकेड आई से. जो हमारी ह्यूमन आई होती है उससे 500 गुना ज़्यादा होती है रेजोल्यूशन पावर कंपाउंड आई की. अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये एक टिपिकल लेबॉर्ट्री माइक्रोस्कोप होता है. उसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी क्या होती है? चेंज होती रहती है. द टिपिकल ऑक्यूलर लेंसेज कुड बी. अब ऑक्यूलर लेंसेज क्या होते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं वो क्या होते हैं, भी हमने देखना है कि कौन कौन सी किस्म के होते हैं लेंसेज. पहले हम देख लेते हैं रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर होती है 2 से 4 एंगस्ट्रॉम, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500 गुना ज़्यादा होती है. और उसको आप कितना कह सकते हो? दैट इज़ 2,50,000 x ग्रेटर देन नेकेड आई. जो ह्यूमन की आई होती है उसे 2,50,000 गुना ज़्यादा होती है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500 गुना ज़्यादा. अब हम आ जाते हैं कि मैग्नीफिकेशन पावर क्या है. मैग्नीफिकेशन पावर होती है कि कोई भी चीज़ कितनी बड़ी नज़र आती है. रेजोल्यूशन पावर ब्लरनेस, उसको जो है वो क्लियर करना, और मैग्नीफिकेशन पावर किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना. अब ये मैग्नीफिकेशन पावर हमें कैसे मिलती है? जो दो लेंसेज होते हैं ना, ऑक्यूलर लेंसेज एंड ये देखिए आपको कौन से नज़र आ रहे हैं? ऑक्यूलर लेंसेज. जहाँ से हम देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप का आई पीस होता है जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपनी आँख से, उसको हम कहते हैं ऑक्यूलर लेंसेज. ये कितने हो सकते हैं? 5x हो सकता है, 10x हो सकता है, 12x हो सकता है, या फिर 16, ये इससे भी वेरी कर सकता है. उसके बाद दूसरे नंबर पे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जो कि किसी हमारे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं. ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज. तो इन दोनों को, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर आती है. सपोज ऑक्यूलर लेंस हम 10 वाला ले रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हम ले रहे हैं 40 वाला. तो 10 मल्टीप्लाई विद 40, आंसर इज़ 400. ये देखिए 10 ऑक्यूलर लेंसेज, 40 जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के हम ले रहे हैं रेजोल्यूशन पावर. तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 400x, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन पावर. ये हमारे पास क्या निकल आती है? मैग्नीफिकेशन आती है. अब फर्दर हम मूव करते हैं सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. आपको पता है सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और यहाँ पे क्या होता है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स. डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस. हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सपोज़ हमारे आई सेल देखते हैं, हमारे हेयर्स, जो एयर्स के सेल्स होते हैं वो हेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह से हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं वो सेंसेशन में इन्वॉल्व होते हैं. हमारे जो टंग के सेल्स होते हैं वो टेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं. हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म. अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स. इन एनिमल्स मसल सेल्स होते हैं, जिनको हम गोश्त भी कहते हैं. गोश्त वाले जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स जो हमारे खून के लाल खुलिए होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. स्टमक सेल्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करते हैं. इस तरह से नर्व सेल्स होते हैं, कुछ यहाँ पे नर्व मिसिंग है वो आप देख लीजिएगा. नर्व सेल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस को. और ग्लैंड सेल्स हमारे जैसे मुंह में होते हैं ग्लैंड सेल्स, वो सेक्रेशन रिलीज़ करते हैं. हमारे आई में होते हैं जिसकी वजह से हमारे आंसू आते हैं, तो इनका काम था सेक्रेशन.
फर्दर प्लांट्स, पौधों के अंदर जाइलम सेल्स जो कि वाटर कंडक्ट करते हैं, ज़मीन से पानी को ले जाते हैं ऊपर पार्ट्स की तरफ। फ्लोएम सेल्स, ऊपर जो फूड बन रही होती है ना पत्तों के अंदर, उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्क्लेरन कैमेटस सेल्स, ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं। जो पौधा आपको खड़ा हुआ नज़र आता है ना, वो इसी वजह से होता है। दूसरा कॉलनकाइमा सेल्स, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स, ये स्टोर करते हैं फूड को, लाइक आलू आप खाते हो, गाजर खाते हो, कितने भी आप स्टोर्ड फूड खाते हो ना प्लांट्स की, दैट इज़ ड्यू टू पैरेन्काइमेटस सेल्स, क्योंकि फूड उन्हीं में ही स्टोर होती है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो सारी ज़िंदगी डिवाइड होते रहते हैं प्लांट्स के अंदर। कट लग जाते हैं तो वहाँ पे डिवाइड होते हैं, कोई उनकी टहनी टूट जाती है वहाँ पे डिवाइड होते हैं, या फिर हाइट इंक्रीज़ होनी होती है वहाँ से, तो ये डिवाइड होते रहते हैं। तो एवर डिवाइडिंग सेल्स या फिर ऐसे सेल्स जो कि कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल वो कैसा होता है। हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेल हमें सेपरेट तो नहीं मिलता, हमें बहुत सारे मिक्स्ड सेल्स मिलते हैं। जैसे अगर हम एक गोश्त का टुकड़ा है उसको स्टडी करते हैं तो उसमें तो हज़ारों सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे, उनके पार्ट्स को स्टडी किस तरह से करेंगे, उसके लिए एक टेक्निक होती है। पहले हम एक जो टिश्यू होता है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टिश्यू सेल्स, वो हमने बॉटल में लिया, फिर हमने उसको होमोजिनाइज़ करना होता है। होमोजिनाइज़ का मतलब ये कि हमने उसको मिक्स करना होता है, इतना मिक्स करते हैं कि उसके सारे पार्ट्स सेल्स सेपरेट हो जाते हैं। टिश्यूज़ लेते हैं, उनको होमोजिनाइज़ करते हैं। होमोजिनाइज़ का मतलब क्या होता है, उसको इतना ज़्यादा मिक्स करते हैं कि उनके पार्ट्स सेल्स के या जो पार्ट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फर्दर हमारे पास है वो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है ना होमोजिनाइजेशन के बाद, उसे हम होमोजिनेट कहते हैं। होमोजिनेट में सेल्स सेपरेट होते हैं। अब फर्दर एक और टेक्निक से हम उनको गुजारते हैं जिसे हम कहते हैं सेल्स फ्रैक्शनेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम उसी बॉटल को जो होमोजिनाइज्ड हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं, और सेंट्रीफ्यूज मशीन वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से जो है वो क्या करती है, रन करती है। उसकी स्पीड जो होती है वो वेरी करती रहती है डिफरेंट। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है ना, उसमें जो हैवी सेल्स होते हैं या हैवी सेल्स के पार्ट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, नीचे नीचे, उससे लाइट ऊपर, उससे लाइट ऊपर, तो हमारे पास लेयरिंग आ जाती है, डिफरेंट सेल्स की लेयरिंग आ जाती है। फिर हम अपनी मर्ज़ी से जो भी प्रोडक्ट हमें रिक्वायर होता है हम उस लेयर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज सेल्स फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि सेंट्रीफ्यूज करना किसी चीज़ को, जैसे आप कहते हो ना नथाड़ना, उसको हम कहते हैं। ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। इसका मतलब कि वज़न की बेस पे किसी चीज़ को जो है वो सेपरेट करना, ये टेक्निक है सेल्स की सेपरेशन टेक्निक। नेक्स्ट वन इज़ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सेल्स के बेसिक 3 कंपोनेंट्स, उसकी आउटर कवरिंग दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद उसका इनर पार्ट दैट इज़ साइटोप्लाज्म, और उसके बाद जो है हमारे पास मिडिल पार्ट आ जाता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, दैट इज़ न्यूक्लियस। आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट्स के अंदर आपको पता सेल वॉल भी होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है। लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फर्दर काइंड्स ऑफ सेल्स। सेल्स की मेजर 2 टाइप्स होती हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे, लाइक बैक्टीरिया सबसे पहले थे ना ऑर्गेनिजम्स, तो उनके अंदर जो सेल्स होते थे उनके सेल्स में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट होती थी, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते थे। और उनका जो न्यूक्लियस होता था वो बिल्कुल फ्रीली फ्लोट करता था विद इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स। ये मॉडर्न टाइप है सेल्स की, और इसमें जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है ना उसके गिर्द सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दे कुड बी एज बिग एज ऑस्ट्रिच एग। यूकैरियोटिक सेल का आपको अगर आप देखना चाहते हो ना तो अंडा जो होता है ऑस्ट्रिच का, ये आपको क्या नज़र आता है, यूकैरियोटिक सेल है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, हमें माइक्रोस्कोप में ही नज़र आते हैं। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स विजिबल होते हैं जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं, जैसा कि अंडे, वो एक सिंगल सेल होते हैं। देयर साइज इज़ मेजर्ड इन माइक्रोन मीटर। 1 माइक्रोन मीटर इज़ 0.000001 मीटर, और 1x 10 to 6 या 10⁻⁶ of a meter. This is all about today's lecture. होप सो आप लोगों को जो ये सारा सेल्स का स्ट्रक्चर था, या माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी थी, ये समझ आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।